नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबरों की विस्तार से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। अमित शाह ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह दीक्षांत समारोह में छात्रों को पुरस्कार और मेडल से सम्मानित करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कई रूट डायवर्ट किए गए हैं। एम्स के दीक्षांत समारोह में कोरोना वायरस से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पंडाल में आने वाले सभी छात्रों और अतिथियों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। वीवीआईपी कॉरिडोर को भी थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए ही पार किया जा सकेगा। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऋषिकेश के दौरे पर रहेंगे। यहां एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए वो पहुंच रहे हैं और जो चुनौती इस वक्त शासन और प्रशासन के सामने, एक तरफ गृह मंत्री की सुरक्षा और दूसरी तरफ कोरोना को लेकर जो व्यापक इंतजाम किए जाने हैं वो है। दावा प्रशासन का यही है कि इंतजाम मुकम्मल है और उस जगह पर भी, उस पंडाल में भी कोरोना से लड़ने की भी व्यवस्था की गई है जहां पर यह कार्यक्रम होना है। छात्र छात्राओं, एक एक छात्र का, एक एक स्टूडेंट का थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जिसके बाद ही उन्हें इस पंडाल में जगह मिलेगी। तो दूसरी तरफ जो वीवीआईपी एरिया है उसे भी थर्मल स्क्रीनिंग के दायरे में रखा गया है और उसको लेकर के हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 2:30 पर पुलिस का ब्रीफिंग है। इसमें सिविल पुलिस, आर्म पुलिस, पीएसी सभी को डेप्यूट किया है। जिले के अलावा गैर जनपदों से भी हमें काफ़ी मात्रा में फोर्स मिला हुआ है। जो भी फोर्स हमारे पास है उसको ब्रीफ करने के बाद एक रिहर्सल भी हम लोग करेंगे और लगता है कि कहीं पर कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है तो वो भी। और इस वक्त आशीष डुबाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता ऋषिकेश से। आशीष, किस तरह की तैयारी? चुनौतियां दो तरह की हैं। एक तरफ तो सुरक्षा, जिसके इंतजाम हर बार वीवीआईपी दौरे के वक्त की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना से भी लड़ना है और उसका भी इंतजाम। जी मेनका, निश्चित तौर पर चुनौती दो तरफा है। सुरक्षा को लेकर पूरी चाकचौबंद व्यवस्था की गई है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर ऋषिकेश एम्स तक पूरी व्यवस्था को चाकचौबंद कर दिया गया है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। एनएसजी कमांडो जो हैं उन्होंने पूरी इसकी देखभाल और सुरक्षा का जिम्मा उठाया हुआ है। साथ ही अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, क्योंकि कोरोना वायरस इस समय पूरे देश में इसको लेकर अलर्ट है, तो एम्स में जो आज फंक्शन होने जा रहा है, दीक्षांत समारोह है दूसरा, उसको लेकर पूरी तैयारी कर दी गई है। जितने भी अतिथि और वीआईपी आएंगे सबको थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। जिन छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान करनी है अमित शाह ने, उनका थर्मल स्क्रीनिंग का टेस्ट 2 दिनों से जारी है। और लगातार इस प्रोग्राम में कुल कितनी गैदरिंग होगी आशीष? कितने स्टूडेंट्स होंगे? आपको बताना चाहूंगा, इसमें 250 डिग्रियां जो है वो छात्रों को बांटी जाएगी। अलग अलग जो एमबीबीएस के छात्र हैं, पीएचडी के छात्र हैं और कुछ नर्सिंग के छात्र हैं। तो 250 तो स्टूडेंट हैं, बाकी जो वीआईपीज और अतिथि हैं उनको मिला के लगभग 600 करीब लोग। और आशीष, ये भी बताइए कि इस प्रोग्राम के अलावा भी कार्यक्रम है गृह मंत्री का ऋषिकेश में? ऋषिकेश में सिर्फ एक ही कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। उसके बाद वो वापस जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। वहां पर वो कुछ राज्य स्तरीय जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मिलकर कुछ मुलाकात करेंगे और ये सारा जो कार्यक्रम है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के अंदर ही होगा। जी मेनका। जी आशीष, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो ऋषिकेश जाएंगे आज गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कुल 600 वहां पर लोगों की गैदरिंग होनी है और ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना से जंग जो चल रही है इस वक्त, उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिसके बाद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट लौटेंगे गृह मंत्री और यहीं पर राज्य के कुछ नेताओं से मुलाकात होगी, मीटिंग होगी, बैठकों का दौर होगा और फिर वो दिल्ली लौट आएंगे। इसी बीच कोरोना पर एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के चलते पॉलिटेक्निक और आंगनबाड़ी सेंटर 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। आईआईटी रुड़की में भी 22 मार्च तक क्लास नहीं चलेगी। सरकारी स्कूलों में 31 मार्च के बाद ही परीक्षा हो सकेगी। वहीं राज्य में डिग्री कॉलेज बंद करने पर भी आज फैसला लिया जाना है।
दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, आदेश तो पहले ही हो गया था स्कूलों के बंद होने का, कल बहुत सारे स्कूलों ने उसे माना नहीं, क्या आज की क्या स्थिति है? और दूसरी चीज कि आज एक और ऐलान हो सकता है? बिल्कुल, स्कूल्स के लेकर जो खबरें हमने दिखाई, आज उम्मीद है कि उसके बाद स्कूल्स आज बंद रहेंगे पूरी तरीके से। प्राइवेट स्कूल्स पूरे राज्य में, जिस तरह से कल हमारे विजुअल्स आए थे जगह जगह से स्कूल खुले थे, लेकिन आज उम्मीद है कि स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेंटर्स जितने राज्य की तरफ सभी बंद कर दिए गए, पॉलिटेक्निक बंद कर दिए गए 31 मार्च तक। वहीं डिग्री कॉलेज, क्योंकि 25 यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर प्राइवेट, और उसके अलावा 12 सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम कॉलेजेस हैं। तो आज इस पर फैसला होगा कि डिग्री कॉलेजेस को बंद किया जाए या क्या उसमें निगरानी किस तरीके से की जाए। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि व्यवस्थाएं पूरी है और लोग छात्रों को वहां पर अलर्ट रहने को कहा गया है कि अपनी सुरक्षा खुद रखें, इंतजाम रखें। पर बावजूद इसके आज ये रहेगा कि कॉलेज भी बंद हो सकते हैं। सरकार आज इस पर फैसला ले सकती है। दीपांकर, रोकेंगे आपको, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो पहली कोशिश यही है लोगों की कि गैदरिंग ना हो, सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, ताकि इसके संक्रमण का जो खतरा है शुरुआती दौर में ही उसे कम किया जा सके, रोका जा सके। और इसलिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं उत्तराखंड में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और दूसरे शहरों में भी, दूसरे राज्यों में भी कि ताकि कम से कम लोग इकट्ठा हों और इस जंग में शुरुआती दौर में ही एक बड़ी कामयाबी हासिल की जा सके। इधर कोरोना को लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। सीएम ने कहा कि राज्य में कोरोना का कोई मरीज अभी तक नहीं है। सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है, डॉक्टर्स को भी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। नेपाल सीमा से जुड़ी 8 चौकियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीएम ने कहा कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है और जागरूकता और सतर्कता ही इसका बचाव है। तो पहली कोशिश जागरूकता और सतर्कता लोगों के बीच और ज्यादा बढ़ाने की है। साथ ही एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं सरकार की ओर से, जैसे सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर खास निगरानी रखी गई है, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं कि अगर कोई संदिग्ध मरीज दिखता है तो उसे वहां रखा जा सके, उसका प्रॉपर चेकअप हो सके और उसके बाद जरूरत पड़े तो इलाज हो सके। उत्तराखंड में अभी तक कोरोना का पॉजिटिव मरीज एक भी नहीं मिला है, ये एक अच्छी बात है। हालांकि कई सारे लोगों को संदेह के दायरे में रखा गया है, जिनकी जांच चल रही है, मेडिकल जांच चल रही है और कई के रिपोर्ट आ चुके हैं जो कि नेगेटिव है और कुछ के मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार चल रहा है। सामान्य लक्षण जो रिपोर्ट किए जाने पर जो एहतियातन जो सैंपल जांच हेतु भारत सरकार द्वारा चिन्हित जांच केंद्रों में भेजे गए वो 17 लोगों के हैं। 12 की रिपोर्ट कोरोना वायरस के लिए नेगेटिव प्राप्त हुई है। 17 में से 10 जिनमें से 10 जनपद देहरादून और 2 हरिद्वार से हैं। अन्य 5 की रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। इनकी रिपोर्ट आनी अभी इंतजारी में है। प्रमुख चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज से सभी जगह आइसोलेशन वार्ड निर्माण किए गए हैं और हमारे पास इस समय 337 आइसोलेशन बेड हैं जो विभिन्न चिकित्सालयों में कोरोना वायरस हेतु आरक्षित हैं। इस तरह से 337 लोगों की हमारे पास आइसोलेशन बेड की व्यवस्था हमारे पास इस समय राज्य में है। जनपद पर रैपिड रिस्पांस टीम इसका भी गठन किया गया है और विकासखंड और ग्राम स्तर पर एएनएम वो आशा कार्यकर्त्री, ग्राम प्रधान, ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से जन जागरूकता और प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि जागरूकता ही इसके लिए और सतर्कता ही इसके लिए सबसे बड़ा समाधान है। और इस दृष्टि से लगातार जो जागरूकता के कार्यक्रम ये चलाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर पर दूसरे देश के नागरिकों की एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। हालांकि नेपाल के नागरिकों के भारत आने पर कोई बैन नहीं है, लेकिन बॉर्डर से आने वाले सभी लोगों का पहले हेल्थ चेकअप हो रहा है और उसके बाद ही उन्हें देश में प्रवेश की इजाजत मिल रही है। जबकि नेपाल के रास्ते दूसरे देशों के नागरिकों को भारत नहीं आने दिया जा रहा है और पूरी तरीके से इस पर रोक लगा दी गई है। जितने भी फॉरेनर्स हमारे नेपाल से भारत को प्रवेश करते हैं बनवसा इमिग्रेशन चेक पोस्ट के थ्रू, उनको आज से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी फॉरेनर जो है आज से भारत में प्रवेश नहीं कर सकता है। केवल नेपाली सिटीजन की एंट्री अलाउड होगी। कोरोना वायरस के चलते उत्तराखंड सरकार ने अपने 3 साल का जश्न भी रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने 3 साल पूरे होने पर 18 मार्च को प्रस्तावित
रखा था आपने, एक कार्यक्रम होना था, पहले से तय था ये कार्यक्रम, लेकिन अब इसे कैंसिल कर दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर सतर्कता बरतने के लिहाज से ये फैसला लिया गया। 18 मार्च को राज्य सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर सरकार ने सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम की तैयारियां की थी और इस दिन मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा डोईवाला में रहकर लाइव टेलीकास्ट के जरिए सभी 70 विधानसभाओं को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, यानी कि पूरे प्रदेश में कहीं भी 3 साल का जश्न नहीं होगा। वहीं राज्य सरकार ने सतर्कता बरतने हुए पहले ही 31 मार्च तक इंटर तक के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी है। चेतावनी नहीं है अभी तक कई स्टेट्स में, जिसमें उत्तराखंड भी एक है, यहाँ पे कोरोना वायरस का कोई भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी अलर्ट हैं और सरकार उन्होंने बहुत जिसे कहना चाहिए अलर्ट पे रखा है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को, और वो चिंतित भी इस बात के लिए। तो वो बता रहे थे कि काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद अब मैं ये समझता हूँ कि इसको अभी स्थगित कर देते हैं, मतलब, और फिर अगली डेट जो है बाद में अनाउंस की जाएगी। तो कोरोना को लेकर लगातार खतरा बना हुआ है, लेकिन इसी बीच प्रदेश में कोरोना पर सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम त्रिवेंद्र और पूर्व सीएम हरीश रावत एक बार फिर आमने सामने हैं। पूरी दुनिया में हर तरफ कोरोना कोरोना ही सुनाई दे रहा है, पर देवभूमि में कोरोना ही राजनीति का मुद्दा बन गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सलाह दी कि सरकार 3 साल के कार्यक्रम पर जो 11-12 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, वो कोरोना से निपटने की तैयारियों पर खर्च करे। लेकिन इस पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने उन्हें करारा जवाब दे दिया और कह दिया कि हरीश रावत मध्य प्रदेश की चिंता करें, उत्तराखंड की नहीं। हरीश रावत जी की चिंता बहुत जरूरी है, वो मध्य प्रदेश की चिंता में उनकी पार्टी ने उनको लगाया, वहाँ की चिंता करें। मुख्यमंत्री ने सीधा जवाब दिया और मामले को मध्य प्रदेश से जोड़ दिया, तो बात कांग्रेस को चुभ गई। अब इस बीच कांग्रेस सवाल पूछती उससे पहले ही सरकार ने 18 मार्च के अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। और अगर कोई सुझाव दे रहा है तो आप उसमें नेगेटिव बात कर रहे हैं। हमने तो अपना 18 तारीख का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। 18 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने जो आह्वान किया था, प्रीतम सिंह जी ने जो हालात इस समय पूरे देश और दुनिया की है, राज्य में जब छुट्टियां हो गई बच्चों की और हम जमावड़ा लगा दें यहाँ। कोरोना के खौफ से दुनिया भर में बड़े बड़े आयोजन स्थगित हो रहे हैं और अब राज्य सरकार ने भी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। लेकिन इस बीच कोरोना पर सियासत तो गरमाई गई। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और आज शाम सचिवालय में त्रिवेंद्र कैबिनेट की मीटिंग होगी। कैबिनेट की बैठक से पहले शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, जिसमें दोनों राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। जिसके बाद शाम 5:30 बजे कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रही हड़ताल पर चर्चा हो सकती है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, प्रमोशन में आरक्षण एक बड़ी समस्या इस वक्त सरकार के सामने है। लगातार जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर डटे हुए, हटने को तैयार नहीं। तो कैबिनेट में इस मुद्दे पर क्या चर्चा हो सकती है? मंत्रिपरिषद की जो बैठक होगी 5 बजे, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री और दोनों राज्य मंत्री रेखा धन सिंह रावत मौजूद रहेंगे और कोशिश ये रहेगी कि सभी मंत्रियों से मुख्यमंत्री ये जाने कि किस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि मार्च का महीना है, सभी कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल पर हैं, सैलरी की दिक्कत है, तमाम फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, उसको लेकर तमाम चीजें हैं और अगले महीने आप किस तरह सैलरी देंगे, पेंशन देंगे, उसकी तमाम तरह की दिक्कत है। कैसे अब कर्मचारियों से बात की जाए? मुख्यमंत्री एक बात साफ कर चुके हैं कि जो भी समाधान निकलेगा वो बातचीत के टेबल पर निकलेगा। तो कर्मचारी बातचीत करें, सामने आए, बात करें। और कर्मचारी की दूसरी तरफ 2 मार्च से हड़ताल लगातार जारी है, तो दोनों तरफ से यही बात है कि कौन बात पहले करे और कैसे मसला सूझे। तो कैबिनेट में आज उम्मीद यही है कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत, मतलब आज की मीटिंग में इस गतिरोध को दूर कैसे किया जाए, तोड़ा कैसे जाए, उस पर एक सकारात्मक बातचीत, चर्चा और फैसले की उम्मीद हम कर सकते हैं, जो कि शाम 5:30 बजे होनी है कैबिनेट की मीटिंग। धन्यवाद दीपांकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बात करते हैं कि आखिर मार्च के महीने में मौसम का मिजाज क्यों बार बार बदल रहा है। तो नैनीताल में शुक्रवार शाम एक बार फिर मौसम बदल गया। शाम के बाद यहां बारिश और भीषण ओलावृष्टि हुई। मौसम में आए बदलाव से शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार हो रहे मौसम में बदलाव की वजह से पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ रहा है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तेज ओलावृष्टि के बाद सड़कों पर ओले जम गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां भी जगह जगह फंस रही है। किसानों की फसल पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कल शाम की ये तस्वीर है, मार्च महीने की ये तस्वीर है। कभी ओलावृष्टि तो कभी बारिश और कभी आंधी, जिसकी वजह से जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। ये मौसम से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कि सुबह से बारिश होने में लगी पड़ी है और यहाँ पे जो इस टाइम पे पर्यटन आता था वो भी सब चले गया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। न्यूज़ 18 के पास केदारनाथ की भी तस्वीरें इस वक्त हैं जो आप देख रहे हैं। बर्फबारी के बाद धाम में कई फुट बर्फ जम चुकी है, जिसके बाद केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का जो काम है वो रुका हुआ है। अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। काम रुकने के बाद कर्मचारियों को लौटना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम से लौट रहे कर्मचारियों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि केदारनाथ के रास्तों पर किस तरीके से बड़े बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं, जिन्हें पार करते हुए ये सभी वापसी कर रहे हैं। उधर चमोली में भी कल देर शाम तक बारिश होती रही। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। बद्रीनाथ धाम समेत सभी ऊंचाई वाली जगहों पर खूब बर्फ गिरी है और यहां कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। तस्वीरों में भी दिख रहा है साफ साफ कि मार्च में कितनी ज्यादा बर्फबारी यहां पर हो रही है। निचले इलाकों में बारिश और ओलों से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने कल भी बारिश की आशंका जताई है। उधर उत्तरकाशी में भी कल खूब बर्फ गिरी है और यहां ऊंचाई वाले इलाकों में काफी बर्फबारी हुई है। हर्षिल, मोरी, आराकोट जैसे इलाकों में स्नोफॉल की वजह से देखिए जरा किस तरीके से हर तरफ सफेद चादर बिछी हुई है। हर्षिल की ये तस्वीर है जहां स्नोफॉल के बाद एक बार फिर से हर तरफ सफेद ही सफेद नजर आ रहा है। उत्तरकाशी से करीब 74 किलोमीटर दूर 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले धराली टूरिस्ट प्लेस में बर्फबारी की ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक कार बर्फ में फंस गई है। भागीरथी नदी के किनारे गंगोत्री हाईवे पर स्थित धराली अपने सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहां आना इस कार सवार को भारी पड़ गया है। ये कार बर्फ में बुरी तरीके से फंस गई है। कार का ड्राइवर इसे निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सारी कोशिश नाकाम दिख रही है। कभी गाड़ी को आगे तो कभी पीछे करके ये निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए जरा आखिर काफी देर की मशक्कत के बाद बर्फ से ढकी इस सड़क पर बड़ी मुश्किल से वो अपनी कार को आगे निकाल पाता है ड्राइवर। देहरादून से खबर, जहां पर बारिश थम गई है। राजधानी में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और अब जाकर ये बारिश थमी है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। आज और कल मौसम साफ रहने के आसार, यानी कि देहरादून में आज लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। पिछले 3 दिन से लगातार बारिश की वजह से लोग परेशानी का सामना कर रहे थे, लेकिन आज और कल मौसम रहेगा साफ, ये कहना है मौसम विभाग का। यानी कि इस 2 दिन में जो देहरादून के लोग हैं सैटरडे संडे अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। पहाड़ में बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ी हुई हैं। किसान परेशान हैं तो पहाड़ जाने वाले सावधान। देखिए जरा ये रिपोर्ट। पहाड़ में बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाकों में बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। काशीपुर में तो बारिश की वजह से एक शख्स की जान तक चली गई। वहीं किसान भी बेमौसम बारिश की वजह से बेहद परेशान हो गए हैं। तो आप ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो मिलने वाली ज़्यादातर जगहों में। साथ में जो ओलावृष्टि है कहीं कहीं पर, वो भी प्लेन्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट या उनसे जो लगे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें उसकी भी संभावना है। जी हाँ, तो फिलहाल बारिश और ओलावृष्टि से उत्तराखंड को निजात मिलने की उम्मीद कम है, लेकिन बेमौसम बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को हो रहा है। उत्तरकाशी के पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, मुगबा, आराकोट और मोरी में बर्फबारी के कारण
लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से सड़कों के बंद होने और खुलने का सिलसिला जारी है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से लगातार सड़कों को खोलने की कोशिश की जा रही है। हल्द्वानी में आसमान से गिरी आफत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर लेट गई है और फसलों के नुकसान की वजह से किसानों पर बैंकों के कर्ज की चिंता सताने लगी है। ऐसी तस्वीरें रुड़की से भी आई हैं, जहां किसानों को गेहूं, गन्ना, सरसों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि प्रशासन गांव में जाकर किसानों के फसल के नुकसान का आकलन कर रहे हैं, जिससे उन्हें मुआवजा दिया जा सके। अल्मोड़ा में भी भारी बारिश और ओलों से किसानों को नुकसान पहुंचा है। भैंसिया छाना सहित कई ब्लॉक में बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी रिपोर्ट कृषि विभाग ने शासन को भेज दी है। हरिद्वार में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और अचानक बदले मौसम की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गेहूं और सरसों की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी ओलों के गिरने के कारण हो रही है। ऐसा नहीं है कि बारिश और ओलावृष्टि से सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ है। काशीपुर में एक मकान की छत का हिस्सा गिर गया, जिससे एक मासूम की जान चली गई। बांसलाड़ा में लगातार हो रही बारिश के कारण छत का हिस्सा गिर गया था, इसके नीचे मासूम दब गया। कोटद्वार में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लक्ष्मण झूला, दुगड्डा, रतुआ डाम मोटर मार्ग पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। वहीं फिलहाल बारिश और बर्फबारी से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है, तो 20 मार्च तक जारी रहेगा। लेकिन अगर आप पहाड़ जाने की सोच रहे हैं तो सावधान रहें और सुरक्षित यात्रा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लुटेहरी में बारिश के कारण चंबा के दिखोल गांव में पुश्ता ढहने के बाद 6 से ज्यादा परिवारों पर जान का खतरा बन गया है। गांव के पास टनल का निर्माण हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था ने पुश्ता के निर्माण में घटिया क्वालिटी के निर्माण सामग्री के इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से ही पुश्ता ढह गया और मलबा खेतों में आ गया है। सर चल गया हमारे जो कुछ हो हमारी खेती वो तो नुकसान हो ही गया। सारा पुस्ता टूट गया ना, अब हम क्या करने हर का हम जाए वही रोजगार है, वही तो हमारे जो बंद था ना। में भी दरार आ रहे, मकान के पीछे दरार आ रही। आज ये पुस्ता देख लो, अब इतना पुस्ता ढह चुका है और यहाँ जितने 2-3 परिवार 4-5 परिवार है, इनको जान खतरा बना हुआ है। मकान कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ये पुस्तक आज ही अगर ये पुस्तक बगल में न होता, आज मकान के ऊपर अगर पुस्तक गिर जाता तो कई हादसे हो जाते। कई तो लोग परेशान हैं कि लगातार आखिर मार्च के महीने में इतनी बारिश और बर्फबारी और जिसके बाद कई जगहों पर जो काम चल रहे हैं उसमें भी लापरवाही, जिसकी वजह से स्थिति जो बहुत ही खतरनाक बनती दिख रही है। इस वक्त इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।